हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल बी रेफरिंग टू ब्लैंकार्ड एंड जॉनसन चैप्टर 8। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमारा था ADAS मॉडल, उसमें हमने प्राइस सेटिंग रिलेशन एस्टैब्लिश करा था, जहाँ पे प्राइस एक फंक्शन था, एक्सपेक्टेड प्राइस यानी PE, मार्कअप यानी M, और एक फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पे जो लास्ट की टर्म है FUZ, ये एक फंक्शन है जो रियल वेजेस के लिए हमने डिराइव करा था। फर्दर हमें पता है कि जो ये फंक्शन FUZ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है Z के। तो हम इसको इलेबरेट कर सकते हैं 1 माइनस अल्फा U प्लस Z, जहाँ पे अल्फा जो है वो U का इम्पैक्ट बताता है कितना है ऑन आर रियल वेजेस। जब हम इस इक्वेशन को अपने प्राइस सेटिंग रिलेशन में पुट करते हैं तो वी गेट आर नेक्स्ट इक्वेशन। फर्दर हम प्राइस को रिप्लेस कर देते हैं पाई से, विच इज़ द सिंबल फॉर इन्फ्लेशन। एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आती है जहाँ पे एक्चुअल इन्फ्लेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, मार्कअप प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड अल्फा यू। इसमें हम M और Z जो कि हमारे मार्कअप प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं उनको कांस्टेंट लेके चलते हैं। नाउ इस इक्वेशन से हम क्या क्या इम्प्लीकेशंस निकाल सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारी एक्चुअल इन्फ्लेशन में इंक्रीज आता है। ऐसा कैसे? मान लीजिए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारे जो वेज सेटर्स हैं यानी कि जो लेबर है वो अपनी वेजेस बढ़ा देंगे बिकॉज दे नो द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। अगर वो अपनी लेबर की कॉस्ट बढ़ा देंगे तो प्राइस या फिर इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगी। सो दिस लीड्स टू वन टू वन इंक्रीज इन एक्चुअल इन्फ्लेशन। सेकेंड इज गिवन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एन इंक्रीज इन मार्कअप और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन एक्चुअल इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल है, वी डिराइव दैट इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू M और Z. So an increase in either will lead to an increase in inflation. Third, given expected inflation, an increase in unemployment rate leads to a decrease in inflation. चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो वेजेस ऑफ कोर्स कम हो जाएंगी। वेजेस कम हो जाएंगी तो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी, दस प्राइस या इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। नाउ हमने ये सब जो पढ़ा है इससे हम डिराइव करते हैं फिलिप्स कर्व को। फिलिप्स कर्व जब एस्टैब्लिश हुआ था तो जो पीरियड ऑफ स्टडी थी उसमें जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो हमारी जीरो निकल के आई थी। मतलब अगर एक साल हाई इन्फ्लेशन थी तो दूसरे साल नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाती थी एंड द एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द लॉन्ग रन टर्न्ड आउट टू बी जीरो। सो हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को जीरो लेते हैं तो एक्चुअल इन्फ्लेशन फंक्शन में जाता था मार्कअप का, Z का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फिलिप्स कर्व इक्वेशन। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आता है वो है हमारा वेज प्राइस स्पाइरल। देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है तो वेजेस इंक्रीज होंगी, ये हमने ADS मॉडल में पढ़ा था। अगर वेजेस इंक्रीज होती है तो कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, माने इन्फ्लेशन भी अपने आप इंक्रीज होगी। यहाँ पे हम प्राइस और इन्फ्लेशन को सब्स्टिट्यूशनरी यूज करते हैं। अब प्राइस इंक्रीज हुआ तो वेजेस भी अगले साल इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज द वेज सेटर्स नोस कि अगले साल इन्फ्लेशन और हाई होगी। ऐसे करके करते एक विशियस साइकिल बनती रहती है जिसके कारण प्राइस और वेज स्टेडीली इंक्रीज होते रहते हैं। फिलिप्स कर्व इन द शॉर्ट रन कुछ ऐसा आपका प्लॉट रहेगा। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फिलिप्स कर्व फेल क्यों हुआ। तो एक इसका रीजन था, इन द 1970s जो ऑयल की कॉस्ट थी वो बढ़ गई। इससे क्या हुआ, जो नॉन लेबर कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज हो गई। अब आपने जो हमारी इक्वेशन पढ़ी थी इसमें नॉन लेबर कॉस्ट का तो कोई वो था ही नहीं, तो इसको शो करने के लिए हम M को इंक्रीज करते रहते हैं और फिलिप्स कर्व की एक बेसिक एजम्पशन थी कि M कांस्टेंट है। सेकंड, द पैटर्न ऑफ इन्फ्लेशन चेंज्ड। जब फिलिप्स कर्व डिराइव हुआ था तब एक साल हाई इन्फ्लेशन होती थी तो दूसरे साल लो, ऐसे चलते चलते इन द लॉन्ग रन एवरेज इन्फ्लेशन हमारी जीरो आती थी। बट द पैटर्न ऑफ इन्फ्लेशन चेंज आफ्टर द 1960s। थर्ड,
जब इन्फ्लेशन पैटर्न चेंज हुआ तो हमारे जो वेज सेटर्स थे यानी कि जो वर्कर्स थे वो भी अब पागल थोड़ी हैं, वो हर बार एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जीरो नहीं लेके चलने लगे। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जीरो की इक्वल नहीं थी तो फिलिप्स कर्व अपने आप फेल हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकल के आता है हमारा मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उसको हम मान के चलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर की इन्फ्लेशन थी उसका एक फंक्शन है, लाइक एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर टी इज थीटा टाइम्स इन्फ्लेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड थीटा इज नथिंग, इट जस्ट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन ऑन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। और जो स्टडीज आई थी उस हिसाब से थीटा को हम 1 मान के चलते हैं। तो अगर हम थीटा को 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारी ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन थी, तो ये लास्ट वाली इक्वेशन हमारी आ जाएगी, एंड इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड या फिर एक्सेलरेशनरी फिलिप्स कर्व। ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ यू लुक एट इट, ये इक्वेशन क्या है, पाई टी विच इज द इन्फ्लेशन ऑफ करंट ईयर माइनस पाई टी माइनस 1 जो है इन्फ्लेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू एम प्लस जी माइनस अल्फा और इंटू अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ करंट ईयर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे नायरू जो है आपका नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लुकस क्रिटीक। ये दोनों है तो बड़े सिंपल और छोटे से टॉपिक्स, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड।